Hello everyone, welcome to Engineering classes. Today we'll study an important component of upcoming JKSSB exam. आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस टॉपिक एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एज अ टॉपिक ये बहुत लेंथी है और उसी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी है। यूजुअली इसे कवर करने में 1.5 2 months आराम से लग जाते हैं, बट हम JKSSB एग्ज़ाम्स को पॉइंट में रखते हुए विल कवर दिस सिलेबस बाय डूइंग वेरी सिलेक्टिव स्टडी एंड हम सब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आज हम आपको ब्रीफ करेंगे अबाउट दी कंटेंट्स जो हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। टू स्टार्ट विद हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स एज इन हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे अबाउट व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ इकोलॉजी, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ये सब हम पढ़ते तो हैं बट वी डोंट नो द मीनिंग। हम इन सब के मीनिंग पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, इकोलॉजी किसे कहते हैं, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, बायोस्फेयर किसे कहते हैं। तो बेसिक से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि ये सब चीज़ें हैं क्या एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस। फिर उसके बाद वील कवर व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। हम सुनते हैं कि इंडिया इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। फिर हम सुनते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है ड्यू टू वेरियस रीजंस। सो वील स्टडी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इंडिया की क्या बायोडाइवर्सिटी है, और अगर वो कम हो रही है तो हाउ विल वी कंजर्व इट, और कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हम इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं, हम एक्स सीटू कंजर्वेशन करते हैं। इसमें आपने सुना होगा हम नेशनल पार्क्स बने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फेयर रिजर्व्स हैं। सो हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे कि नेशनल पार्क क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फेयर रिजर्व। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और हम इंडिया में देखेंगे कि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है और बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन। उसके बाद वील कवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। ये करंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, क्या क्या क्लाइमेट चेंज को लेकर कन्वेंशंस हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। देन अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोल्यूशन। फिर हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सब को हम इसी कोर्स में कवर करेंगे। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं अब फ्रॉम द वेरी बेसिक्स कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय थॉमस कार्लेल। इन्होंने ये टर्म दी थी। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक भी आते हैं एग्जाम में, जिसमें पूछा जाता है हु गेव दिस टर्म, हु गेव द टर्म एनवायरनमेंट, हु गेव द टर्म इकोलॉजी। तो ये आपके लिए कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। एनवायरनमेंट टर्म किसने दी थी, थॉमस कार्लिल ने। तो एनवायरनमेंट होता क्या है। जब एनवायरनमेंट की बात आती है तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं। और एबायोटिक दैट इज नॉन लिविंग, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनका सम टोटल, उन दोनों का सम टोटल is called as environment. The environment is defined as the sum total of living, non-living components और इनका क्या इन्फ्लुएंस होता है अपनी सराउंडिंग पे। इन्फ्लुएंस, इनका क्या इन्फ्लुएंस होता है सराउंडिंग पे, एक ऑर्गेनिज्म के, एक इंडिविजुअल की सराउंडिंग पे लिविंग का प्लस नॉन लिविंग बींग्स का क्या इम्पैक्ट होता है, इज व्हाट इज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। इन्वायरमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। रिसोर्सेज एज इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
अगर हम बात करते हैं कि हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलते हैं। हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है, हमें लाइट कहाँ से मिल रही है, सब कहाँ से मिल रही है, कहाँ से मिलते हैं ये रिसोर्सेज? हमारे एनवायरनमेंट से। हमें वाटर कहाँ से मिलता है? अपने एनवायरनमेंट से। अगला, इट सस्टेन्स लाइफ। ऑब्वियसली जब एक कंपोनेंट, जैसे एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल एयर पे, वाटर पे सस्टेन करता है। हवा नहीं होगी तो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पानी नहीं होगा तो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इन सब के लिए, मतलब टू सस्टेन लाइफ, एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिमिलेट्स वेस्ट। जितना भी वेस्ट जनरेट होता है कहाँ जाता है? सॉइल में। तो मतलब सॉइल इज अ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इसका मतलब जो भी वेस्ट एक्यूमुलेट होता है वो हमारे सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। डीकम्पोजर्स डीकम्पोज कर देते हैं सारे वेस्ट को। तो एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेस्ट एसिमुलेट करने में, और इन सब की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस होती है। इंसान की लॉन्गेविटी, एज लॉन्गेविटी होती है, एज लॉन्ग होती है। तो दिस इज व्हाट एनवायरनमेंट इज, राइट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इकोलॉजी। पहले हमने पढ़ा व्हाट इज एनवायरनमेंट, नाउ व्हाट इज इकोलॉजी। सबसे पहले इकोलॉजी दो वर्ड से बना है। इकोलॉजी दो वर्ड से बना है, दो ग्रीक वर्ड्स को जोड़कर, जिसका मतलब है ओकियोस, विच मीन्स अ होम और प्लेस टू लिव इन। दूसरा लॉगस, लॉगस मतलब स्टडी। इसका क्या मतलब हुआ? टू स्टडी द होम, टू स्टडी द हैबिटेट। हैबिटेट किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। It is defined as a scientific study to study the relationship of living organisms with each other and with their environment. जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका क्या रिलेशन है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, प्लस इन दोनों का क्या रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ। जब हम इस चीज की स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। फाइन। इकोलॉजी इज study of relationship of one living organism with other, with living organism का living organism के साथ, living organism का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, और इन सब का अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। ये टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने ये टर्म कॉइन की थी इकोलॉजी। बट फादर ऑफ इकोलॉजी इज एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सबसे पहले डिफाइन किया था व्हाट इकोलॉजी इज। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, तो यू विल राइट एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, राइट? और उसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, इट्स यूजीन ओडम। यूजीन ओडम। अगर आपको पूछा गया हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, तो यू से यूजीन ओडम। और अगर पूछा गया फादर ऑफ इकोलॉजी, तो आप बोलेंगे एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। देन कम्स द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ही इज रामदेव मिश्रा। ये सब चीज़ें बहुत स्टैटिक हैं और ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं। दैट इज़ वाई दे बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। फाइन। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। एनवायरनमेंट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, सम टोटल उनका, और उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है अपनी सराउंडिंग पे, दैट इज एनवायरनमेंट। और इकोलॉजी क्या है? रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में और उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ, दैट इज इकोलॉजी। ये दो बहुत बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इकोलॉजी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। फाइन।
लेवल ऑफ इकोलॉजी कहाँ से शुरू होता है? अब इकोलॉजी तो हमने पढ़ लिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इनका रिलेशनशिप आपस में प्लस अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो ये शुरू कहाँ से होता है? व्हाट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट क्या है? दैट इज एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल कौन होता है? एक इंडिविजुअल इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग एन एबिलिटी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। एक सपोज एक फिश है लिविंग इन अ लेक, लिविंग इन अ रिवर, वट, तो ये एक इंडिविजुअल है, तो इसके पास एबिलिटी है टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, तो दिस इज एन इंडिविजुअल। इस एक फिश को आप बोलोगे इट इज एन इंडिविजुअल। लेकिन जब उसी रिवर में डिफरेंट काइंड ऑफ फिश आने शुरू हो जाए, एक फिश है फिर दूसरी फिश है, बट फिश फिश मतलब कि एक ही स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जब एक साथ रहने लगे, एक साथ इंटरैक्ट करने लगे, दे फॉर्म पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। समझ आया? स्पीशीज क्या होती हैं? स्पीशीज होती हैं जो सिमिलर रिजेंबलिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, रिजेंबलिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो सब एक स्पीशीज बनाएंगे। जब सेम स्पीशी मतलब आपको इसी पॉन्ड में एक नहीं मल्टीपल फिश दिखने शुरू हो जाए, तो दिस फॉर्म्स अ पॉपुलेशन, राइट? इंडिविजुअल के बाद आया हमारा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद आया कम्युनिटी। सपोज इसी रिवर में आपको फिश मिली, फिश के साथ साथ आपको यहाँ पर एल्गी मिलने शुरू हो गई, एल्गी के साथ साथ आपको यहाँ पर टॉर्टोइज मिलना शुरू हो गया, और आपको अलग अलग सी एनिमल्स या वाटर मरीन एनिमल्स या एक्वाटिक एनिमल्स दिखने शुरू हो गए। तो दिस फॉर्म्स अ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या हुआ? इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज इंटरैक्टिंग विद इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीशीज इन एन एरिया फॉर्म्स अ कम्युनिटी। फाइन। इंडिविजुअल से शुरू किया था जहाँ पर सिर्फ एक फिश थी, एंड देन सेम स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स आने शुरू हो गए, दे फॉर्म्ड अ पॉपुलेशन। और जब एक से ज़्यादा मल्टीपल स्पीशीज एक साथ रहने शुरू कर जाएं तो दे फॉर्म अ कम्युनिटी। इज इट क्लियर? इंडिविजुअल, पॉपुलेशन एंड देन कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। ये हम पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है हमारा पूरा इकोलॉजी, हमारी पूरी इकोलॉजी किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई है। अब ये तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। इसमें एक और चीज़ है, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी, ये तीनों सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट को कंसिडर करता है, राइट? आपने देखा यहाँ पर एक इंडिविजुअल था ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर भी एक स्पीशी और अदर स्पीशी, मतलब ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। बट जो हमारे इसके बाद की लेवल्स हैं, दैट इज इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर, इसमें बायोटिक दैट इज लिविंग प्लस एबायोटिक दैट इज नॉन लिविंग, दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, दोनों का इन्फ्लुएंस। दैट ओके? तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज बायोम, व्हाट इज बायोस्फीयर, राइट? तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म जो है दैट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट एजी टैंसले। ये टर्म किसने कॉइन की थी? इकोसिस्टम, एजी टैंसले। ये सब लाइक यू मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज, ये सब बहुत ही स्टैटिक चीज़ें हैं जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में। तो टर्म वाज गिवन बाय एजी टैंसले। यू विल बी कंफ्यूज कि हाँ भाई इकोलॉजी टर्म किसने दी, एनवायरनमेंट टर्म किसने दी, इकोसिस्टम टर्म किसने दी। तो मेक ऑफ नोट ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, कि कौन सी टर्म किसने दी है, और दैट विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट। इसके बाद है हु इज द फादर ऑफ इकोसिस्टम। फादर ऑफ इकोसिस्टम इज
ईपी ओडम। ईपी ओडम इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोसिस्टम, और टर्म किसने दी थी? एजी टैंसले ने। अब इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम है जहां पर लिविंग बीइंग, जहां पर नॉन लिविंग बीइंग दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं, प्लस उन दोनों में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहा है। An ecosystem is defined as a structural and functional unit of biosphere. बायोस्फीयर एक बड़ा स्ट्रक्चर है। उस बायोस्फीयर के अंदर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं? अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ। और इन दोनों की इंटरैक्शन में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, राइट? तो जो इकोसिस्टम है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। फॉर एग्जांपल, ये एक लैंड है, यहाँ पर यू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, राइट? ट्रीज मिलेंगे, ग्रास मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे। दिस इज लैंड। अब यहाँ पर हमारे पास है वाटर। वाटर पे आपको क्या मिलेगी? फिश मिलेगी। आपको डीप वाटर में प्लांट्स मिलेंगे, प्लैंक्टन्स मिलेंगे, कोरल्स मिलेंगे, राइट? ये जो लैंड पे जब आप जाओगे तो यू सी ये तो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट इन इट्स ओन आपको लगेगा इट्स अ होल कंप्लीट वर्ल्ड। तो ये एक इकोसिस्टम है जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। और जब आप वाटर में जाओगे तो दिस इज अ कंप्लीट वन डिफरेंट इकोसिस्टम। ये हो जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये आपका हो जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट? ऐसे ही अलग अलग इकोसिस्टम। वो डेजर्ट, डेजर्ट में आपको स्नेक्स मिलेंगे, रैट्स मिलेंगे, कैमल मिलेगा। वो सब अपना एक इंटरैक्शन करते हैं, अपना एक रोल प्ले करते हैं, एंड वो फॉर्म करते हैं डेजर्ट इको, राइट? तो ऐसे ही डिफरेंट 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 इकोसिस्टम, वन इकोसिस्टम, सेकेंड इकोसिस्टम, थर्ड इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम्स प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, तो आप क्या बोलोगे? लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज अर्थ। अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। और विच इज द स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम? आप बोलोगे अ ड्रॉप ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि एक ड्रॉप ऑफ वाटर में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वाटर बीइंग अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं एंड अपना एक इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं। तो अगर आपसे भी पूछे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम, तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी एक इकोसिस्टम है। और सबसे बड़ा क्या है? अर्थ, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस हो रही, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, राइट? अब आप बोलोगे कि इंटरैक्शंस कैसे हो रही हैं? एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में हमारे आगे प्लांट्स, हमारे आगे एनिमल्स, हमारे आगे ह्यूमंस, हमारे आगे फंजाई, बैक्टीरिया। और एबायोटिक में क्या आ गए? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल, रॉक, सनलाइट,
ये सारे के सारे हमारे एबायोटिक कॉम्पोनेंट। जहाँ पर भी इन दोनों की इंटरेक्शन होगी दैट विल इकोसिस्टम, राइट। तो अब आप इस एग्जांपल में देखिए, जैसे कि सन प्रेजेंट है, सन है, प्लांट्स हैं, वाटर है, प्रेसिपिटेशन है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक साथ प्रेजेंट है। तो ये सब क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम। ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फॉर्म हो रहा है, ये एक एक्वेटिक इकोसिस्टम फॉर्म हो रहा है। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर consisting of community of living beings and their physical environment. Physical environment मतलब उन जो भी non living components हैं, and both of them interacting and exchanging materials between them. Fine. अब ये जैसे मैंने आपको बता दिया components क्या क्या है इकोसिस्टम के, abiotic component and biotic component. abiotic component क्या आ गया आपका, climatic factors और edaphic factors. Edaphic factors मतलब सॉइल, मिनरल्स, पीएच, टोपोग्राफी, किस तरह की सॉइल है उस एरिया में, किस तरह के माउंटेन्स हैं उस एरिया में, किस तरह के मिनरल्स मिलते हैं उस एरिया में, ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बायोटिक फैक्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर प्लेन है और एक तरफ है माउंटेन, तो ऑब्वियसली प्लेन में आप कोई फार्मर है वो क्रॉप अलग तरह से ग्रो करेगा, एंड माउंटेन में वेजिटेशन अलग तरह से होगी। वाई? बिकॉज ऑफ दिस एबायोटिक फैक्टर्स, एडेफिक फैक्टर्स। सॉइल अलग है, टोपोग्राफी अलग है, पीएच अलग है, मिनरल्स जो मिलते हैं वो अलग है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या बताते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स पे कौन इन्फ्लुएंस करता है, एबायोटिक फैक्टर, राइट। और क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि रेन, टेम्परेचर, विंड, हर जगह एक जैसी रेन नहीं होगी, हर जगह एक जैसा टेम्परेचर नहीं होगा, हर जगह विंड एक जैसी नहीं ब्लो करेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जैसे कि अगर हम जेएनके की बात करें, जम्मू में डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन हैं। अगर हम कश्मीर में बात करें तो वहाँ डिफरेंट है, और अगर हम लद्दाख में बात करें तो वहाँ डिफरेंट है। इसलिए व्हेन वी गो टू लद्दाख, जब अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर एनिमल्स भी डिफरेंट हैं, लोगों की अपीयरेंस भी डिफरेंट है, राइट। वाई? बिकॉज ऑफ दीज abiotic factors, because of the temperature, because of the variations जो वहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ की टोपोग्राफी, राइट। और बायोटिक फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं, बायोटिक फैक्टर्स में आज हमारा आ जाता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होंगे जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करेंगे, नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो सनलाइट से अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, राइट। उसके बाद आ गए हमारे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। प्रोड्यूसर्स को जो कंज्यूम करेगा वो होंगे कंज्यूमर्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरी, ये सब हम आगे जब हम अगले लेक्चर में फूड चेन पढ़ेंगे तो आई एक्सप्लेन यू डीपली कि हाँ प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आउटलुक कि ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, और डीकम्पोजर्स कौन हो जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हमारे जो इकोसिस्टम है उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है? इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन हमने की है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या आ गया, एक तो आ गया टेरेस्ट्रियल, मतलब कि
लैंड, और एक आ गया इक्वेटिक इज वाटर। एक और हम इसमें बोल सकते हैं एरियल इकोसिस्टम। वहाँ वो इतना वास्ट नहीं है, दैट इज इसको इतना कंसिडर नहीं करते, बट इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। इक्वेटिक में क्या आ गया, इक्वेटिक में आ गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन वाटर। फ्रेश वाटर फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ये सब आ गया फ्रेश वाटर। और मरीन वाटर में आ गया कोस्टल एरियाज, एस्चुरीज, मैंग्रोव्स, ओपन ओशन, ये सारे आपके आगे मरीन वाटर इको। यहाँ पर स्पीशीज डिफरेंट होंगी, यहाँ पर स्पीशीज डिफरेंट होंगी। बाय बिकॉज ऑफ द एबायोटिक फैक्टर्स। यहाँ पर सैलिनिटी वाटर की ज़्यादा है और यहाँ पर सैलिनिटी कम है। दैट इज वाई दे बिकम टू डिफरेंट इकोसिस्टम, राइट। अब फ्रेश वाटर में एक आ जाता है लेंटिक, एक आ जाता है लॉटिक। लेंटिक इकोसिस्टम क्या होता है, जो कि स्टैटिक होता है। वो पानी, वो वाटर विच इज स्टैटिक इज कॉल्ड एज लेंटिक। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स, लेक्स, ये सारे स्टैटिक हो गए। और एक आ गया लॉटिक। लॉटिक इज रनिंग वाटर, मूविंग वाटर, जैसे कि रिवर, जैसे कि स्ट्रीम। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार ऑब्जेक्टिव में, लेंटिक इकोसिस्टम क्या है और लॉटिक क्या है। तो रिमेंबर, लेंटिक है जो हमारा स्टैटिक वाटर है और लॉटिक है जो हमारा रनिंग वाटर है, राइट। उसके बाद हमारा आ गया टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ गया हमारा डेजर्ट, हमारा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सब आ गया लैंड का। एंड नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में क्या है, फॉर एग्जाम्पल जू, फॉर एग्जाम्पल बोटानिकल गार्डन, राइट। ये सब फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियम, ये हमारे आगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि हमने खुद बनाए हैं, राइट। ये थे नेचुरल और ये थे आर्टिफिशियल। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है इकोटोन का। हमने इकोसिस्टम पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा ये लैंड है और ये वाटर है, राइट। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आया और ये हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम आया। टेरेस्ट्रियल और इको और एक्वेटिक इकोसिस्टम के इंटरैक्टिंग जो जोन है, जो उसका ट्रांजिशन जोन है, जहाँ से वो लैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वाटर इकोसिस्टम की तरफ जा रहा है, ये जो ट्रांजिशन जोन है इसको हम बोलते हैं इकोटोन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया। इकोटोन क्या है, इट इज़ अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो लैंड की स्पीशीज़ होंगी और जो वाटर की स्पीशीज़ होंगी, उनके कंपैरिजन में जो ये इकोटोन की स्पीशीज़ होंगी, ये हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी में ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि उनमें यहाँ के भी फैक्टर्स होंगे और यहाँ के भी फैक्टर्स होंगे। उनके लिए ये बहुत एक अच्छा एरिया बन जाता है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस एरिया को हम बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। जब sometimes the number of species and population density of some of the species is much greater in this zone. In which zone? The ecotone zone than the other community. This is called as edge effect. आपसे पूछ लिया जाएगा what is edge effect, तो आपने किस चीज़ को मार्क करना है कि जब एक स्पीशीज की पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों जोन्स में से इकोटोन में ज़्यादा हो जाए, इज कॉल्ड एज एज इफेक्ट। तो इकोटोन की क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि एक मरीन इकोसिस्टम है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उन दोनों की जो ट्रांजिशन जोन होगा उसको हम वहाँ पर क्या फॉर्म होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। उसी तरह फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में फॉर्म होता है एक ग्रासलैंड। फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच में फॉर्म होती है एक एस्चुरी। और ड्राई और वेट एरिया के
ट्रांजिशन जोन को हम बोलते हैं रिवर बैंक। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोटोन। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखना। ये एक ट्रांजिशनल जोन है, राइट। तो इकोटोन में हमें पता है क्या, हमें एक बहुत ही ज़्यादा शार्प ट्रांजिशन मिलती है। इकोटोन में एक शार्प ट्रांजिशन मिलती है इस चीज़ की कि एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में कैसे चेंज होता है। जैसे टेरेस्ट्रियल से मरीन कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंग्रोव्स आ जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा शार्प ट्रांजिशन है। उसी तरह एक टर्म होती है इकोक्लाइन। अब व्हाट इज इकोक्लाइन? इकोक्लाइन है जब हम इस तरह से बढ़ते हैं। ये तो हम लैंड, ये हम हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, लैंड से इक्वेटिक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हम इक्वेटिक सिस्टम में, इक्वेटिक इकोसिस्टम में हैं। बिल्कुल डीप डाउन ओशन टेम्परेचर डिफरेंट होगा और ऑन सरफेस टेम्परेचर डिफरेंट होगा। यहाँ पर स्पीशीज अलग होंगी, यहाँ पर स्पीशीज अलग होंगी। जब ऐसा ट्रांजिशन जोन हमें मिलता है, एक ही विद इन एन इकोसिस्टम, जब टेम्परेचर चेंज की वजह से, जब टेम्परेचर चेंज की वजह से हम विद इन एन इकोसिस्टम, जब स्पीशीज चेंज होंगी, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इकोक्लाइन। जब जो ये ट्रांजिशन है विद इन एन इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज इकोक्लाइन। फाइन। तो हमें यहाँ पर दो कंसेप्ट्स पढ़े, इकोटोन और इकोक्लाइन। इकोटोन है दो डाइवर्स इकोसिस्टम्स के बीच का जंक्शन, लेकिन एक ही इकोसिस्टम के बीच का जो डाइवर्सिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, इकोक्लाइन। और ये बिल्कुल शार्प ट्रांजिशन नहीं होती, ये ट्रांजिशन की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, बट इकोटोन की एक शार्प ट्रांजिशन है जहाँ हमें दिखता है कि कैसे टेरेस्ट्रियल से मरीन इकोसिस्टम चेंज होता है। राइट। अब एक और डेफिनेशन है which is called as niche. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नीश। अब ये नीश क्या है, आपने बड़ी बार सुना होगा इकोलॉजिकल नीश। नीश क्या है, एक इंडिविजुअल का, जैसे हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज। नीश क्या है, हर एक इंडिविजुअल का एक रोल होता है, राइट। एक इंडिविजुअल का एक इकोसिस्टम में क्या रोल है और वो रोल कैसे प्ले करता है, दिस इज व्हाट इज नीश। नीश इज अ यूनिक फंक्शनल रोल या प्लेस ऑफ अ स्पीशी इन अ इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज है घर, एक ह्यूमन का हैबिटेट है हाउस। जो ये घर है ये इसका हैबिटेट हुआ, लेकिन इस घर में इसने कैसे रहना है, इसका क्या रोल है, दैट इज हिज नीश, राइट। उसी तरह एक ऑर्गेनिज्म का एक हैबिटेट नीश होता है, दैट इज वेयर इट लिव्स। एक फूड नीश होता है, व्हाट इट ईट्स एंड हाउ इट ईट्स। एक रिप्रोडक्टिव नीश होता है कि हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस। एंड एक फिजिकल एंड केमिकल नीश होता है कि व्हाट टेम्परेचर इट रिक्वायर्स, व्हाट इज द लैंड स्लोप इट रिक्वायर्स, व्हाट इज द ह्यूमिडिटी, व्हाट आर द अदर रिक्वायरमेंट्स। ये सब चीज़ें आ जाती हैं, एक इंडिविजुअल का क्या रोल है एक इकोसिस्टम में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज niche. A niche is a unique functional role or place of a species in an ecosystem. तो कभी भी दो इंडिविजुअल्स के सेम आइडेंटिकल नीश नहीं होंगे, नहीं होंगे। टू आइडेंटिकल niches of
2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। हर एक इंडिविजुअल का रोल अलग है इकोसिस्टम में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ जाती है। अगर आपसे कभी कोई पूछे, नो टू स्पीशीज हैव आइडेंटिकल नीश, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? अब एक और कंसेप्ट है, एक और डेफिनेशन है, व्हाट इज बायोस्फेयर। तो जनरली 3 स्फेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर मतलब एयर, हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर, एंड लिथोस्फेयर मतलब अर्थ। ये आ गया आपका एटमॉस्फेयर, ये आपका आ गया हाइड्रोस्फेयर, और ये आ गया आपका लिथोस्फेयर। इन तीनों की इंटरेक्शन, अब एटमॉस्फेयर का थोड़ा पार्ट छोड़ के, लिथोस्फेयर का थोड़ा पार्ट छोड़ के, एंड हाइड्रोस्फेयर का, जहाँ पर ही सिर्फ हाइड्रोस्फेयर है, यहाँ पर सिर्फ लिथोस्फेयर है, यहाँ पर मतलब सिर्फ अर्थ, डीप डीप अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पर सिर्फ डीप वाटर है जहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ एयर है जहाँ पर कोई लाइफ नहीं है। उसके अलावा ये जो आपका पोर्शन है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज बायोस्फेयर। So what is biosphere? It is the part of earth where life can exist. It is an interacting zone. मैंने अभी आपको बताया किसका interacting zone है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। इन तीनों का एक interacting zone जहाँ पर लाइफ प्रेजेंट होती है, दैट इज बायोस्फेयर, राइट? अब आप बोलो कि बायोस्फेयर कहाँ नहीं है? ये अर्थ है। अर्थ के एक्सट्रीम पोल्स पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बिल्कुल एक्सट्रीम्स मतलब माउंटेन्स के हाईएस्ट पीक्स पे और ओशन के डीपेस्ट क्रस्ट पे लाइफ प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर बायोस्फेयर एब्सेंट है। अदर देन दैट बायोस्फेयर हर जगह प्रेजेंट है। तो अगर आपको बोलेंगे कि व्हाट इज द लार्जेस्ट बायोस्फेयर अवेलेबल, दैट इज जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। व्हाट इज बायोस्फेयर? इट इज पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर हवा, हाइड्रोस्फेयर पानी और लिथोस्फेयर अर्थ तीनों इंटरैक्ट करते हैं। फाइन। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बायोम। और बायोम पढ़ने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द डिफरेंट डिविजन्स, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ अर्थ, राइट? ये जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, राइट? अर्थ की क्या शेप है? अर्थ इज नॉट सर्कल, अर्थ इज नॉट राउंड, हम इसको बोल देते हैं इट इज रफली स्फेयर, है ना? बट अर्थ, अगर आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, तो अर्थ इज जियोइड इन शेप। क्या शेप है अर्थ की? इट इज जियोइड इन शेप। इसको जियोइड या फिर ऑब्लेट भी बोलते हैं, ऑब्लेट शेप, राइट? अर्थ की शेप क्या है? जियोइड या फिर ऑब्लेट, राइट? जो अर्थ है ना, ये आप एक ये एक्सिस बना देते हैं, तो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं, आप इनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। और जो आपके वर्टिकल एक्सिस हैं, आप इनको बोल देते हैं लॉन्गिट्यूड। जो अर्थ है ना, वो टिल्टेड है,
at an angle of 23.5 डिग्री। कभी भी आप ग्लोब देखना, वो स्ट्रेट नहीं होता, दैट हैज़ अ टिल्ट ऑफ 23.5 डिग्री। तो अर्थ है टिल्टेड, राइट। तो अर्थ के टिल्ट होने का क्या मतलब है, यहाँ सन है, हर एक लैटिट्यूड पे अर्थ की सन की रेस पड़ रही है एट डिफरेंट एंगल। का मतलब पहली चीज टेम्परेचर वेरी करेगा, राइट। दूसरा प्रेसिपिटेशन वेरी करेगी, राइट। हर जगह सेम तरह का टेम्परेचर नहीं मिलेगा, हर तरफ प्रेशर सेम नहीं मिलेगा, हर जगह प्रेसिपिटेशन सेम नहीं मिलेगी, राइट। तो इसीलिए अर्थ को डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट डिफरेंट मीडियंस पे। ये आ गया इक्वेटर, ये आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गया आपका आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। बिल्कुल बीच में से एक इमेजिनरी लाइन है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। अब आपको होगा कि इंडिया की पोजीशन कहाँ है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट पासिस थ्रू इंडिया, राइट। तो इंडिया आपको समवेयर यहाँ मिलेगा, राइट। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। अब डिवीजन किस तरह से की गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का जो ये एरिया है, इसको क्या क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो हमारा टेम्परेट एरिया है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दैट पासिस थ्रू इंडिया, 8 डिफरेंट स्टेट से पास करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट। ये दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में। आपको कोई 4 स्टेट दे देंगे, एक उसमें से एक इनकरेक्ट होगी और 3 करेक्ट होंगे, तो यू नीड टू नो वेस्ट टू ईस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से कहाँ कहाँ से पास करता है। तो इंडिया से आप स्टार्ट करेंगे गुजरात से, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 8 स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, राइट। तो व्हाट इज बायोम? बायोम एक बायोस्फेयर का, बायोस्फेयर हमने क्या पढ़ा अभी, बायोस्फेयर इज बायोस्फेयर इज दैट पार्ट वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, राइट। तो बायोम क्या है, बायोम बायोस्फेयर का टेरेस्ट्रियल पार्ट है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, टेरेस्ट्रियल पार्ट है जिसको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये रीजन्स में किस बेसिस पे कन्वर्ट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, सॉइल टाइप एंड एनिमल लाइफ। मतलब कि उसका क्या फ्लोरा है, क्या फौना है, क्या टेम्परेचर है, कितनी प्रेसिपिटेशन होती है उस एरिया में, और वहाँ का क्या सॉइल टाइप है। इस बेसिस पे हमने टेरेस्ट्रियल पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट रीजन्स में। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रीजन,
तो ट्रॉपिकल रीजन क्या हुआ, जो हमारे बिटवीन द ट्रॉपिक्स है, राइट। फिर टेम्परेट रीजन, फिर सब आर्टिक रीजन एंड देन आर्टिक रीजन, ये हमारा पोलर रीजन है। ये हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आर्टिक के बीच का रीजन है, और ये जो हमारा बिटवीन टेम्परेट्स का रीजन है, दिस इज टेम्परेट रीजन। यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे यू विल फाइंड डिफरेंट वेजिटेशन, डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप, डिफरेंट ट्रीज, हर चीज़ डिफरेंट होगी। तो जैसे आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण वेजिटेशन चेंज हो जाएगी, एनिमल्स चेंज हो जाएंगे, राइट। जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो ड्राइनेस इंक्रीज होगी। आपको पहले फॉरेस्ट मिल रहे हैं, फिर आपको ग्रासलैंड्स मिल रहे हैं, फिर आपको डेजर्ट्स मिल रहे हैं, राइट। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये हम आगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पूरा पढ़ेंगे, और इसका एक ब्रीफ हमने दिया हुआ है किस तरह से डिवीजन हुई है बायोम्स की। फॉर एग्जाम्पल टुंड्रा, टाइगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, सवाना, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स। अब टुंड्रा कौन सा एरिया है, टुंड्रा हमारा पोल्स वाला, जो भी नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है पोल्स का, वहाँ उस बायोम को हमने क्या बोला है, टुंड्रा। यहाँ की क्या स्पेशलिटी होगी, यहाँ के फ्लोरा कैसा होगा, यहाँ पर प्लांटेड श्रब्स होंगे, यहाँ पर पोलर बियर होगा, स्नोई आउल होगा। तो ये आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे टुंड्रा, टुंड्रा से आपको क्या याद रखना है, पोल्स। पोल से आपको क्या याद रखेगा, बड़े पेड़ तो होंगे नहीं, यहाँ पर क्या होंगे, स्टंटेड श्रब्स। और क्या मिलेगा आपको, पोलर बियर। इसी तरह आपने दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स याद रखनी है जो एग्जाम में आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। उसी तरह टाइगा, टाइगा को, टाइगा के जो फॉरेस्ट हैं उनको, उनका ये नाम आपको याद रखना है, बोरियल फॉरेस्ट। ये आपको कहाँ मिलेंगे, नॉर्दर्न यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पर थोड़ा मॉडरेट, टुंड्रा से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा। टुंड्रा बिल्कुल आपका पोलर एरिया आ गया। पोलर से ऊपर जब आप टेम्परेट में जाएंगे वहाँ पर आपको थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा, और आपको बोरियल फॉरेस्ट मिलेंगे, तो हम बोलते हैं टाइगा। अब यहाँ पर आपको डोमिनेटिंग वेजिटेशन क्या मिलती है, कोनिफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब कि पाइन्स और फर्स। यहाँ पर आपको पाइन्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको साइबेरियन टाइगर, वुल्वरीन्स, सीड ईटिंग बर्ड्स, फर बेयरिंग कार्निवोर्स ये मिलेंगे। गो थ्रू ऑल दीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पूछा गया सवाना कहाँ कहाँ पर है, सवाना एक्सटेंसिव इन अफ्रीका, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। डेजर्ट्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, तो ये सब फाइन। तो आज हमने क्या पढ़ा, लेट्स रिवाइज इट वंस। आज हमने पढ़ा व्हाट इज एनवायरनमेंट, व्हाट इज इकोलॉजी। एनवायरनमेंट में क्या पढ़ा, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, उनके सराउंडिंग्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज एनवायरनमेंट। फिर क्या रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ, दैट इज इकोलॉजी। फिर हमने पढ़े डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इकोलॉजी की क्या क्या है। हमने पढ़ा इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है, देन वी गो अप टू पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी बनती है, फिर इकोसिस्टम बनता है, फिर एक बायोम बनता है, और जब डिफरेंट बायोम्स मिलते हैं तब एक बायोस्फीयर मिलता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो हमने पढ़ा इकोसिस्टम क्या होता है, फिर हमने पढ़ा क्या कंपोनेंट्स हैं एबायोटिक और बायोटिक, फिर हमने पढ़ा क्या क्लासिफिकेशन है इकोसिस्टम की, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। फिर हमने पढ़ा इकोटोन क्या होता है, नीश क्या होता है, देन वी स्टडीड व्हाट इज बायोस्फीयर, एंड देन वी स्टडीड अबाउट सम लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल कॉन्सेप्ट, और फिर हमने पढ़ा बायोम। सो कोई भी जो इकोसिस्टम है ना वो बिना लाइफ के नहीं पॉसिबल है। कोई भी इकोसिस्टम बिना लाइफ के नहीं चलेगा। और लाइफ क्या होता है, एक सेल, सेल से लाइफ होती है, राइट। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। तो हर एक लिविंग बीइंग जो सेल से बना है उसको वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए व्हाट इज नीडेड, एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी।
जो भी लिविंग बीइंग है, इसको फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से, राइट? तो इकोसिस्टम में जो फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है ना, एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, ये तीसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, और ये चौथे। एक दूसरे पे जो ये लिविंग डिपेंडेंसी है, ये बनाती है हमारी फूड चेन। तो हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे अबाउट फूड चेन, अबाउट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, अबाउट एनर्जी फ्लो, किस तरह से इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो करती है। इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आई होप आपको आज के कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड जो भी मटेरियल है वो आप सबको क्लास के बाद पीडीएफ अवेलेबल कर दी जाएंगी। एंड जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड फील फ्री। तो we'll meet you next lecture. Thank you so much.